कैसे हैं। मैं आपका अपना सिंह सर और मेरा यूट्यूब चैनल सिंह क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का बायोलॉजी लेकर आए हैं और बायोलॉजी के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जो हमारा चैप्टर है, अध्याय तीसरा पढ़ रहे हैं और तीसरा अध्याय है मानव जनन। और मानव जनन के अंतर्गत हमने अब तक पीछे जो पढ़ चुका है नर जनन और मादा जनन। तो हमने कहा जब मानव जनन को हमने 3 भागों में बांटा है। एक हमने प्रक्रिया को 3 प्रक्रिया में बांटा है, तीन स्टेप में बांटकर हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। पहला स्टेप हमारा था निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरा निषेचन और तीसरा क्या था निषेचन पश्चात घटनाएं। तो अभी तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है निषेचन पूर्व घटनाएं। और निषेचन पूर्व घटना में हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, नर जननांग यानी फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मादा जननांग यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसकी जो पहले की क्रियाएं जो होती है 2 तरह से, एक क्रिया जो होती है युग्मक जनन होता है और दूसरी प्रक्रिया जो होती है यानी कि निषेचन से पूर्व घटना में हम 2 प्रक्रिया होती है, एक युग्मक जनन होता है और दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण होता है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं युग्मक जनन के अंतर्गत पढ़ युग्मक जनन में हमने किस किस पार्ट के द्वारा होता है, कौन कौन से पार्ट से युग्मक का निर्माण होता है, उसका हम अध्ययन कर चुके हैं, यानी कि हम नर जनन और मादा जनन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंतर्गत युग्मक जनन। क्या टॉपिक है? युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस की अगर हम बात करते हैं तो यह प्रक्रिया क्या होती है, हम इसे क्या कह सकते हैं, जननांगों में युग्मकों के बनने की प्रक्रिया को युग्मकों की बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। यानी इसे हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, तो जननांगों में युग्मकों की बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहती है। क्या कहलाती है? जननांगों में युग्मकों की बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। तो अगर हम देखें ये जो युग्मकों की जो युग्मक जनन है यानी जो युग्मक बनते हैं, इसका जो निर्माण कहाँ पे होता है, प्राथमिक लैंगिक अंग में होता है। प्राथमिक और जनन अंग कहाँ पे होता है, प्राथमिक जनन अंग में होता है। इसे हम बोलते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक, तो अगर हम प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो देखिए नर में अलग होता है और मादा में अलग होता है। यानी जो हमारे जो अलग अलग जो होते हैं इनको में अलग अलग होता है, यानी नर में नर जनन अंग होता है और मादा में मादा जनन अंग होता है। तो अगर हम बात करते हैं प्राथमिक जनन अंग की, तो इसमें जो सबसे पहले हम बात करते हैं नर जनन अंग की। नर जनन अंग इसे हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर बात कर रहे हैं तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है, यानी कि नर जनन अंग। तो इसमें जो प्राथमिक अंग की बात करते हैं, प्राथमिक जनन अंग की बात करते हैं, तो इसमें जो प्राथमिक जनन होता है वृषण होता है, यानी कि टेस्टिस होता है। क्या होता है? टेस्टिस होता है। और टेस्टिस में ही क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भाई? शुक्राणु का। तो शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शुक्राणु को स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। अब जो स्पर्म की बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शुक्र जनन कहलाती है। शुक्र जनन कहलाती है। ठीक है, अब शुक्र जनन को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, यानी कि नर जनन में जो होता है प्राथमिक अंग क्या होता है, वृषण होता है यानी टेस्टिस होता है। और टेस्टिस में ही शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण होता है।
और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्म शुक्र जनन कहते हैं, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और हम शुक्राणु को ही हम क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, नर युग्मक भी कहते हैं। इसी तरह अगर हम मादा जनन की बात करते हैं, मादा जनन अंग, यानी इसे हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं हम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है इसमें, और अच्छा फीमेल रिप्रोडक्टिव में हम देखेंगे प्राथमिक जनन, क्योंकि जो भाई जो युग्मकों का निर्माण किसमें होता है, प्राथमिक जनन अंग में होता है। तो हम देखेंगे कि मादा जनन में प्राथमिक जनन अंग कौन होता है, तो इसमें प्राथमिक जनन होता है अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय, यानी इसे हम ओरिजिन कहते हैं ओवरी। और ओवरी के द्वारा क्या निर्माण होता है, ओवरी के द्वारा नर मादा युग्मक, यानी क्या बनता है, मादा युग्मक। ठीक, इसे हम फीमेल गैमेट्स कहते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं, अंडाणु, यानी कि ओवम बनते हैं। क्या बनते हैं भाई, ओवम। और इस प्रक्रिया को यानी कि मादा युग्मक अंडाशय में ओवम बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक अंड जनन। क्या कहते हैं, अंड जनन। इसे हम कहते हैं oogenesis। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है, इसमें से क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो और जो कंपटीशन वाले बच्चे तो ध्यान दें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इसमें होती हैं, जो कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें, क्योंकि इसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें जो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए मादा युग्मक में युग्मकों का निर्माण होता है, कहाँ पे होता है, अंडाशय में होता है, ओवरी में होता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंड जनन, यानी कि oogenesis कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, oogenesis। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पूरी प्रक्रिया कहलाती है युग्मक जनन कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। तो अब गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत अगर हम पहले बात करें तो नर जनन की बात करते हैं हम। तो नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है इसे हम देखते हैं। नर जनन यानी कि नर जनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शुक्र जनन। अब हमारा टॉपिक है शुक्र, अरे यार हाथ चलता नहीं है, शुक्र जनन यानी स्पर्मेटो जेनेसिस। कौन सा जेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि शुक्र जनन। अब देखिए जो शुक्र जनन हमने बताया कि जो शुक्र जनन क्या होता है, कहाँ पे होता है, यानी कि जो नर जनन अंग होता है उसमें जो प्राथमिक अंग होता है, प्राथमिक अंग क्या होता है, उसमें वृषण होता है यानी टेस्टिस होता है, और टेस्टिस में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यह प्रक्रिया एग्जैक्टली होता कहाँ पे है, टेस्टिस में कहाँ पे बन रहा है स्पर्म, इसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, कहाँ चलते हैं, नर जनन अंग में हम जब पढ़ाए थे आपको, प्राथमिक जनन अंग जब पढ़ाए थे हम टेस्टिस के बारे में, जब हमने टेस्टिस की आंतरिक संरचना आपको बताए थे, या टेस्टिस की यानी कि वृषण की संरचना जब बताए थे, तो हम वहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे ताकि आपको ये टॉपिक समझने में बहुत आसान लगे। तो हम यहाँ पे एक वृषण की संरचना बनाएंगे। ठीक, ये हो गई वृषण हो गया यानी कि टेस्टिस हो गया। तो हमने बताया जो ये एक टेस्टिस हमने बताया, केवल एक टेस्टिस यानी कि पेयर में होते हैं। जो टेस्टिस होता है यह मादा में नर में क्या होता है, पेयर में होता है, लेकिन हम यहाँ पे जो संरचना बनाया है हम एक ही की बात कर रहे हैं। तो ये जो होता है प्रत्येक वृषण में जो होता है कि कुछ कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। ठीक, और इस कंपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोबूल कहते हैं, टेस्टिकुलर लोबूल, यानी कि हम इसे विषणी पिंडक कहते हैं, पिंड कहते हैं जी,
वृषणी पिंडक यानी कि टेस्टिकुलर लेवल। तो प्रत्येक वृषण में जो होता है इसकी संख्या हमने बताया था लगभग कितनी होती है, 250 होती है। कितनी होती है, 250 होती है। और प्रत्येक पिंडक में जो होता है कि 1 से 3 नलिकाएं पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती है नलिकाएं, 1 से 3 नलिकाएं पाई जाती हैं। और इस नलिका को हम क्या कहते हैं भाई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, यानी कि शुक्रजन नलिका कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, शुक्रजन नलिका कहते हैं। ये कहते हैं भाई, याद आ रहा है कुछ? हाँ याद आ रहा है उनको, आपको क्या कहते हैं इसे हम शुक्रजन नलिका कहते हैं। अगर हम शुक्रजन नलिका का जब हम काटेंगे तो ये इस तरह से हमने बताया था, इसको जब हम बीच से काटेंगे तो कुछ इस प्रकार की संरचना बनती है, गोल सा दिखाई गई। और इस नलिका में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं। और एक को हम देखते हैं राउंड बना देते हैं, राउंड राउंड, ये हो गया किट 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 किट, ये हो गया क्रॉस में कर गया। तो जो राउंड जो कोशिकाएं होती है इसे हम क्या कहते हैं, कौन सी भाई, शुक्रजनक कोशिका। शुक्रजन कोशिका, शुक्रजनक कोशिका कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। बहुत अच्छी, ठीक, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। अब दूसरी जो कोशिका होती है जो क्रॉस काटी टिक टिक दिखाई दे रही है, क्रॉस क्रॉस, तो इसे हम क्या कहते हैं, सर्टोली कोशिका होती है। सर्टोली सेल्स होती है, ठीक। तो शुक्रजनन कोशिका, शुक्रजनक कोशिका में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। किस कोशिका में, शुक्रजनन कोशिका में ही शुक्राणु का निर्माण होता है। और जो सर्टोली कोशिका होती है उन शुक्राणुओं को, स्पर्म को क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती है। ये बात आपको हमने पिछली वीडियो में बता दिया था। इसके अतिरिक्त यहाँ पे बताया गया था कि इनके बीच में, इन नलिकाओं में बीच बीच में एक प्रकार की और कोशिकाएं पाई जाती हैं और इन कोशिका को हम कहते हैं अंतराली कोशिका। अंतराली कोशिका, जिसे हम कहते हैं लीडिंग सेल्स ना जी, ये कहते हैं ना, लीडिंग सेल्स कहते हैं। तो लीडिंग सेल्स में क्या ये होता है कि ये जो होता है एक हार्मोन को स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है, हार्मोन स्रावित करता है। और यहाँ से जो हार्मोन स्रावित होता है उसे हम क्या करते हैं, एंड्रोजेंस यानी कि टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, हार्मोन कहते हैं। तो यहाँ पे ये प्रक्रिया आपको शायद क्या समझ में आ गई, हमने पीछे से रिपीट कर दिया तो आपके दिमाग में पूरी बातें आ गई होगी। तो अब हम शुक्रजनन के देखते हैं, शुक्रजनन है क्या चीज। तो हम आगे पढ़ते हैं, ठीक। तो शुक्रजनन यानी कि वृषण में न जी, वृषण में अपरिपक्व, क्या लिख रहा भाई, अपरिपक्व जर्म सेल, जर्म कोशिका का जो निर्माण होता है, कहाँ पे होता है, जो उत्पन्न होते हैं, कहाँ पे उत्पन्न होते हैं, वृषण में अपरिपक्व जर्म कोशिका जो उत्पन्न होते हैं, ये जो हमने बताया अभी सेमनीफेरस, यानी कि क्या नाम बताया इस पर, शुक्रजनक कोशिका, शुक्रजनक जनक, ठीक, कोशिका। और इस कोशिका को हमने नाम क्या दिया था आपको, स्पर्मेटोगोनिया, गोनिया कह सकते हैं या गोनिया, स्पर्मेटोगोनिया या गोनिया। तो वृषण में जो अपरिपक्व जन्म कोशिका का क्या होता है भाई, कोशिकाएं शुक्रजन द्वारा, यहाँ लिख सकते हैं ना, शुक्रजन कोशिका, जन्म कोशिका, शुक्रजनन जनक कोशिका के द्वारा, लिखेंगे ना, के द्वारा शुक्राणु
उत्पन्न होते हैं या शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक, शुक्राणु का निर्माण होता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्र जनन कहलाती है। क्या कहते हैं इसे? इस प्रक्रिया को बहुत घटिया लिखता हूं मैं। इस प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो यह प्रक्रिया अब होती कैसे है? अब हम यहाँ पे इसके बारे में समझते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो समझे, थोड़ा सा इसको समझे आप। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिका हम लेंगे, कौन सी कोशिका लेंगे हम? स्पर्मेटोगोनिया, यानी कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होता है, शुक्र जनन नलिका जो होती है, इसकी भीतरी भित्त में क्या पाए जाते हैं? कौन सी कोशिका है? स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया पाई जाती है। और इस गोनिया के द्वारा ही स्पर्म का निर्माण होता है। तो इसमें होता क्या है कि इसे हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजर्म। कौन सा सेल हो गया? प्राइमरी नर कैटी से हम क्या कह सकेंगे भाई? इसके हम शुक्र जनन कोशिका, शुक्र जनन कोशिका। ठीक, तो शुक्र जनन कोशिका जो होता है डिप्लॉयड होता है। ये शुक्र जनन कोशिका कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। तो इसमें क्या होता है कि इनमें समसूत्री विभाजन होता है। इन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ठीक, समसूत्री विभाजन, यानी कि हम इसे कर सकते हैं माइटोटिक डिवीजन। तो आपको बताया गया है, क्लास 11 में बताया गया होगा कि जो समसूत्री विभाजन होता है, उस विभाजन के दौरान जो नई कोशिका बनती है वह एकदम क्या होती है? मदर, जो पुरानी कोशिका की एकदम क्लोन होता है। तो यहाँ पे जब बनेगा तो क्या बनेगा? 2n ही बनेगा। ठीक, क्या बनेगा? 2n। अब देखिए, जो प्राथमिक जो 2n कोशिका होती है, इसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका। ठीक, इसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसिस साइट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटो साइट। अब देखिए, इस कोशिका में क्या होता है कि यहाँ पर अब अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होता है? मेयोसिस होता है, मेयोसिस डिवीजन। तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है? यहाँ पर दो कोशिका बनती हैं। कितनी कोशिका बनती हैं? दो कोशिका बनती हैं। तो इन कोशिका में क्या होता है? यन, यानी कि आधी। यानी अर्धसूत्री विभाजन में क्या होती है कि कोशिकाओं की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट अवस्था। ये कौन सी अवस्था होती है? फर्स्ट अवस्था होती है। और इसे हम क्या कहते हैं? इस कोशिका को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक शुक्रजन कोशिका, यानी कि इसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोसाइट। अब देखिए, जब द्वितीयक शुक्रजन कोशिकाएं बनती हैं तो इन कोशिकाओं में फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन, यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। ये सेकेंड अवस्था होता है। सेकेंड अर्धसूत्री विभाजन, सेकेंड मेयोसिस, सेकेंड। तो इनके द्वारा क्या होता है कि यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या होती है। यहाँ पर क्या होता है? 4 नए अगुणित अणुओं का निर्माण होता है।
इसका निर्माण होता है, 4 नए अगुणित अणुओं का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शुक्राणु प्रसूव कहते हैं। शुक्राणु प्रसूव, शुक्राणु प्रसूव, यानी इसे हम अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं भाई, अंग्रेजी में इसे कहते हैं स्पर्मैटिड्स, स्पर्मैटिड्स, ठीक, यानी शुक्राणु प्रसूव। और यही शुक्राणु प्रसूव जो होते हैं परिपक्व शुक्राणु में धीरे धीरे परिवर्तित होकर, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पर अच्छा से ठीक। तो इस प्रकार जो होता है शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु, यानी इसे हम क्या कहेंगे, स्पर्म, क्या कहेंगे इसे हम, स्पर्म कहेंगे। तो इस प्रक्रिया को हम एक बार और समझ लेते हैं आप लोग। तो अब देखिए हम शुक्र जनन पढ़ रहे हैं। तो वृषण में अपरिपक्व जन्म कोशिकाओं यानी कि कौन सी शुक्रजन कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया कैसे होती है, तो हम एक शुक्रजनन कोशिकाएं लेते हैं और ये जो कोशिकाएं होती हैं ये 2n होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। कैसी होती है यह कोशिकाएं, कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। डिप्लॉयड मतलब होती हैं द्विगुणित, ठीक। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्र होते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। अब इन जो कोशिका होती है इसमें समसूत्री विभाजन होता है, यानी माइटोटिक डिवीजन होता है। तो समसूत्री विभाजन के दौरान हमने बताया कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है और वो कोशिका जो होती है अपनी जनक कोशिका की हुबहू होती है। जनक कोशिका क्या होती है, हुबहू होती है। तो ये जो कोशिका बनती है यह भी द्विगुणित बनती है और इस कोशिका को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक जनक कोशिका, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखिए इस कोशिका में क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट अवस्था होती है, यानी एक कोशिका में क्या हो रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हो रहा है। और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या होता है कि 2 समान अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में जो होता है प्रथम में किसका निर्माण हो रहा है, 2 समान अगुणित, अगुणित मतलब हेप्लॉयड, हेप्लॉयड मतलब अगुणित मतलब एक गुणसूत्र की संख्या आधी। तो यहाँ पे हमने बताया कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या डबल होती है और अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, सॉरी सिंगल होती है, यहाँ पे कोशिका बनता है। और यहाँ पे जो होता है अर्धसूत्री विभाजन में यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। क्या हो जाती है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और यहाँ पे 2 समान अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। यहाँ द्वितीय स्टेज में क्या होता है, अगुणित, कौन सी कोशिका, सॉरी अगुणित, यानी इसे हम कहते हैं हैप्लॉयड। हैप्लॉयड को हम यन से और डिप्लॉयड को हम 2n से, यानी कि यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 23 जाती है भाई। हैप्लॉयड यहाँ पे 23 हो रही है। अब यहाँ पे फिर देखेंगे कि द्वितीय शुक्रजन कोशिका में फिर अर्धसूत्री विभाजन होता है सेकेंड अवस्था, यानी अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। जब सेकेंड होता है, द्वितीयक होता है, तो यहाँ पे 4 समान अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। यहाँ पर कितने हो रहा है, 4 समान अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है। और इन कोशिका को हम क्या कहते हैं, शुक्राणु प्रसूव कहते हैं, यानी स्पर्मैटिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, स्पर्मैटिड्स कहते हैं। अब जो शुक्राणु प्रसूव होता है यह रूपांतरित होकर
यही शुक्राणु पशु क्या होता है, रूपांतरित होकर, यह क्या होगा, रूपांतरित हो जाएगा भाई ने, और रूपांतरित होकर क्या बनाता है, शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण करता है। क्या करता है, स्पर्म बनाते हैं, यानी कि जो शुक्राणु पशु होते हैं यह रूपांतरित होकर क्या बनाते हैं, शुक्राणु बनाते हैं, शुक्राणु बनाते हैं। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं, शुक्र जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु जनन नलिकाओं से स्रावित होता है, मोचित है। अब ये जो होते हैं कि यह कहाँ पहुँच जाते हैं, सर्टोली कोशिकाओं पहुँच जाते हैं, और सर्टोली कोशिकाओं में धंसकर धीरे धीरे वहीं से पोषण के परिपक्व हो जाते हैं। क्या होते हैं, धीरे धीरे वह परिपक्व होते हैं, यानी कि उनका प्रवर्धन होता है, विकास होता है। अच्छा, ये तो क्रिया हो गई स्पर्मेशन यानी कि। और देखिए अब इसमें हम देखते हैं कि शुक्रजन की प्रक्रिया। अब हम देखेंगे जो शुक्रजन की जो प्रक्रिया होती है यौन किस अवस्था में प्रारंभ होती है, यौनवारंभ में प्रारंभ होती है। और ये यौनवारंभ कब होता है, 13 से 15 वर्ष के बीच में होता है यौनवारंभ, यानी कि। और यौनवा आरंभ के यानी प्यूबर्टी के बाद यानी यौनवा आरंभ के बाद ही नर में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, यानी तब शुक्राणु बनना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, सेकेंड सेक्सुअल स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, तृतीयक लैंगिक अवस्था कहते हैं, यानी कि सेकेंड सेक्सुअल स्टेज कहते हैं। और अब देखिए इस स्टेज के दौरान क्या होता है कि जो एक कौन सा एक हार्मोन ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि को क्या कहते हैं, GnRH। यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं, फिर हम आपको आगे बता रहे हैं। GnRH इसे हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, केस इसमें का वृद्धि का श्रावण करता है। ठीक है, केस श्रावण को काफ़ी वृद्धि हो जाती, मतलब इसमें वृद्धि होती है। अब क्या करता है कि यह जब वृद्धि होने के कारण क्या करता है कि जब रिलीजिंग है यानी कि GnRH यानी गोनाडोट्रोपिक हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण इसके स्तर में क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा। और ये इसके कारण क्या होता है कि जो पीयूष के जो अग्रभाग होता है यानी अग्र पीयूष ग्रंथि पर कार्य, ये जो वृद्धि करके अग्र पीयूष ग्रंथि पर यह कार्य करता है, यानी एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर यह कार्य करने लगता है। किस पे कार्य करने लगता है, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर यह कार्य करने लगता है, यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथि पर यह कार्य करने लगता है। और वहाँ से 2 गोनाडोट्रोपिक हार्मोन का स्रावन होता है, और यहाँ से जो पिट्यूटरी हार्मोन होता है, यहाँ से 2 गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करता है, स्रावित करता है। ठीक, जो एक हार्मोन होता है इसे हम कहते हैं LH हार्मोन, LH यानी इसे हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक, LH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अच्छा, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है यह क्या काम करता है, यह लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है। कौन सी कोशिकाओं पर, लीडिंग कोशिकाएं, जिसे हम अंतराली कोशिकाएं कहते हैं। और ये जो कोशिकाएं होती हैं, जो अंतराली कोशिकाएं होती हैं, इसके बदले में एस्ट्रोजन यानी एंड्रोजन, कौन सा, एंड्रोजन अंतराली कोशिकाएं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं अंतराली कोशिकाएं। ठीक, और इसके बदले में क्या होता है कि एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन होता है। इसका स्रावन होता है, एंड्रोजन हार्मोन का स्रावन होता है। और यह क्या करता है कि शुक्र जनन प्रक्रिया को उद्दीपित करता है,
जो एंड्रोजन हार्मोन होता है यह शुक्र जनन प्रक्रिया को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, उत्तेजित करता है, यानी उसे प्रेरित करता है कि आप यह प्रक्रिया करिए। दूसरा जो हार्मोन यहाँ से निकलता है उसे FSH हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, FSH, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलस हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलस हार्मोन। और यह क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलस हार्मोन यह सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है। किस कोशिकाओं पर कार्य करता है, सर्टोली सेल्स पर कार्य करता है। ठीक, यह जो होता है ल्यूटिनाजिया वो अंतराली कोशिकाओं पर कार्य करता है, और जो एफएस जो फॉलिकल स्टिमुलेट्स हार्मोन होता है यह सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है, जो शुक्रजनन की प्रक्रिया में सहायक होता है। यह क्या करता है, शुक्रजनन की कोशिका में प्रक्रिया में सहायक होता है। यह शुक्रजनन प्रक्रिया में सहायक होता है। ठीक, शुक्रजनन प्रक्रिया में सहायक होता है। तो ये हो गया शुक्रजनन की प्रक्रिया। ठीक बच्चों, शुक्रजनन की प्रक्रिया हो गई। अब हम बात करते हैं शुक्राणु की। शुक्राणु के बारे में अध्ययन करते हैं थोड़ा सा प्यार इस पे अध्ययन करते हैं हम शुक्राणु यानी स्पर्म। स्पर्म, ठीक, तो पहले हम स्पर्म की संरचना बनाते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं इसके बारे में। धीरे धीरे से तो बंधे, ठीक, तो ये हो गई स्पर्म की संरचना। किसकी संरचना हो गई, स्पर्म की। तो जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म के 3 भाग होते हैं। ये वाला भाग हम क्या कहते हैं, इसे हेड, यानी इसे हम शीर्ष क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। ये वाला भाग जो होता है इसे हम क्या कहते हैं भाई, सेकेंड भाग को हम कहते हैं नेक, या हम मध्य भाग या मिडिल, यानी कि मध्य, और इसे हम क्या कहते हैं टेल, यानी कि पूंछ। क्या होता है, पूंछ। ठीक, तो इसके 3 भाग होते हैं, हेड, मध्य और पूंछ। अब देखिए जो हेड होता है, इसके हेड भाग में एक कोशिका होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इस भाग को हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम। इसे हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। और इसमें जो होता है केंद्रक होता है, इसे हम न्यूक्लियस, ठीक, न्यूक्लियस।
और यहाँ पे जो होता है इस मध्य भाग में है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक, और यह जो होता है टेल होता है, पूंछ होता है। तो अब देखिए इसके हम कार्य के बारे में बताएंगे आप लोगों को, क्या क्या कार्य है। अब देखिए जो एक्रोसोम होता है यह कुछ रासायनिक पदार्थों को स्रावित करता है। किसे स्रावित करता है? कुछ रासायनिक पदार्थों, एक्रोसोम के द्वारा कुछ रासायनिक पदार्थ का स्रावण होता है। और यह रासायनिक पदार्थ उस वक्त कार्य करता है जब निषेचन की प्रक्रिया होने वाली थी, जब अंडाणु और स्पर्म में दोनों पास पास आने होते हैं। तो जो अंडाणु की जो बाहरी जो परत होती है, कैसी परत होती है? जो बाहरी परत होती है, जिसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। ठीक, तो जो जोना पेलुसिडा होता है इसको क्या करता है? कीड़े फाड़ देता है, इसको तोड़ने काम करके ये फाड़ने का घुस में अंदर जाने के प्रवेश करने में सहायता करता है। यानी कि जो यहाँ से जो रासायनिक पदार्थ होता है एक्रोसोम, यह कुछ रासायनिक पदार्थ को स्रावित करता है। और यह रासायनिक पदार्थ जब अंडाशय के पास पहुँचता है तो यह स्रावित करता है। और यह क्या करता है? रासायनिक पदार्थ इसकी दीवार को, यानी जो अंडाशय की जो बाहरी दीवार होती है जिसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं, इसे तोड़कर अंदर प्रवेश करता है। दूसरा जो होता है इसमें केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक में ही क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। कौन सा मटेरियल होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। और इसका जो मिडिल भाग होता है, मिडिल भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? इसे हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्यों भाई? सही कह रहा हूं ना? विद्युत घर, कोशिका का विद्युत घर कहते हैं। ठीक, अच्छा अब जो होता है कि ये जो टेल दिखाई दे रहे हैं पूंछ, इसके कारण क्या होता है? इन शुक्राणुओं में मोमेंट होता है, गति होता है। यानी कि जब यह वेजाइना में प्रवेश करता है तो वेजाइना से यह धीरे धीरे कहाँ पहुंचता है? फाइलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। अरे भाई अंडवाहिनी पहुंचेगा ना। और अंडवाहिनी के जो एम्पुला भाग होता है, ध्यान रखिए, जो अंडवाहिनी का जो एम्पुला भाग होता है ये चौड़ा होता है। और यहीं पे ही निषेचन की क्रिया होती है। अच्छा, निषेचन क्रिया कब होगी? जब भाई यह स्पर्म में अंडाणु के पास पहुंचेगा तभी निषेचन क्रिया होगी। और अंडाणु कहाँ होता है उस समय? अंडाणु जो होता है एम्पुला, यानी कि जो अंडवाहिनी होता है, जो डिंब वाहिनी होता है, वहाँ पर ये उपस्थित है। और ये जो थोड़ा चौड़ा भाग होता है, और यहाँ पे यह क्या होता है? वेजाइना से सरकता हुआ, गति करता हुआ फैलोपियन ट्यूब में पहुँचता है, यानी कि एम्पुला में पहुँचता है। अच्छा, यह जो गति करता है यह किसके कारण करता है? माइटोकॉन्ड्रिया के कारण करता है। किसके कारण करता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया कारण। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह कोशिका का विद्युत घर होता है। यानी कि यहाँ पे कोशिका एनर्जी रिलीज करता है। अच्छा, एनर्जी के कारण ही इनके पूंछ में क्या होता है? मोमेंट होता है। ये क्या करते हैं? मोमेंट करते हुए धीरे धीरे कहाँ पहुँचते हैं? फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाते हैं। तो ये हो गया आपका शुक्राणु। ठीक, अब हम अगले वीडियो में आएंगे अंड जनन को लेके। ठीक, तब तक के लिए आप लोगों का अच्छा, आप लोग अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो तो आप लोग ये जो हमारे वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ लाइक, और जो भी कमियां हो आप लोगों को दिखे उस पर आप कमेंट करके हमें बताइए। और जो न समझ में आए उसके बारे में आप कमेंट करके बताइए, ताकि हम आपकी कमियों को, आपकी जो नहीं समझ में आ जहाँ पे, हम उसे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपको ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।